हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वीन्स एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके। उसके बाद हम रिले जीन्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्लांक थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ब्लैक बॉडी के बारे में। ओके। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। दिस इज माय लेक्चर नंबर 2 ऑफ अ क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज। ओके फ्रेंड्स। सो वीन्स एनर्जी डेंसिटी लॉ क्या था? एक्चुअली वीन्स ने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी किया, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने उन्होंने अपना एक मैथमेटिकल लॉ दिया था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और इसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में अच्छे से पढ़ते हैं। ओके। बट हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है तो हम क्वांटम मैकेनिक्स के पर्पज से इसको हम पढ़ेंगे। ओके। जहाँ पे जो वीन्स लॉ था एक्चुअली में वो क्या था, वो हाई फ्रिक्वेंसी तक वैलिड था। वीन्स ने अपना जो लॉ दिया था, ये वैल्यूज दी थी। इसके अंदर हमने क्या किया, म्यू की जैसे हमने म्यू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को हमने पुट किया इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जैसे हमने वीन्स ने जो इक्वेशन दी थी इसके अंदर जैसे हमने म्यू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को हमने पुट किया। पुट करने के बाद हम वीन्स ने एक कर्व बनाया, उनके कर्व मिला जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसको बोलते हैं वीन्स कर्व। बट ये फेल हो गया था क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कर्व हमारा कुछ ऐसा है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल कर्व है बट वीन्स कर्व क्या था, वो कुछ ऐसा बन रहा था। मतलब वो फेल हो गया था पर वो पूरा फेल नहीं हुआ था। एक्चुअली में वो हाई फ्रिक्वेंसी में वो वैलिड था। हाई फ्रिक्वेंसी में वो अच्छे से वैलिड था, अच्छे से काम कर रहा था। बट जैसे हमें लो फ्रिक्वेंसी की तरफ गए, जैसे ही हम लो फ्रिक्वेंसी की तरफ गए तो क्या हुआ, ये कर्व डेविएट कर गया। इन्फिनिटी एनर्जी डेंसिटी की तरफ ही डेविएट कर गया। ओके फ्रेंड्स। सो ये कर्व जो है वो फेल हो गया था। मीन्स एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फेल हो गया था। जैसे मैंने आगे लिखा है, एट हाई फ्रीक्वेंसीज Wheel's law match the experimental black body spectrum very well. However, as frequency decrease, it start to deviate from experimental curve. ठीक है। जो Wheel's law था वो मैच कर रहा था एक्सपेरिमेंटल ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के साथ, पर हाई फ्रीक्वेंसी में जैसे लो फ्रीक्वेंसी तरफ गए जो लो था वो फेल हो गया था क्योंकि जो कर्व है वो इन्फिनिटी की तरफ चला गया था, डेविएट कर गया था। ओके। नाउ आगे फिर आए रिले एंड जीन्स। इन्होंने भी अपने एजम्पशंस दिए। ठीक है। तो उन्होंने क्या एजम्पशंस दिए कि द वॉल ऑफ द ब्लैक बॉडी कैविटी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ क्लासिकल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। उन्होंने कहा जो ब्लैक बॉडी की वॉल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लासिकल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स होते हैं। ओके। सो सेकंड पॉइंट क्या था, द ब्लैक बॉडी इज हीटेड एक्सटर्नली। ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द ऑक्सीलेटर गेन्स थर्मल एनर्जी एंड वाइब्रेट रैपिडली। ठीक है। जैसे ही ब्लैक बॉडी को हम हीट करते हैं, ब्लैक बॉडी को हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा जो ऑक्सीलेटर है उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। क्या होगा, उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये एजम्पशन थे रिले जीन्स के। थर्ड एजम्पशन क्या था, दीज वाइब्रेटिंग चार्ज ऑक्सीलेटर एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन्होंने कहा जो चार्ज ऑक्सीलेटर होते हैं, जो ये क्लासिकल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करते हैं। ठीक है। एक्चुअली में जो ऑक्सीलेटर थे कुछ नहीं थे, इलेक्ट्रॉन्स ही थे। ठीक है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलती है तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेटर वाइब्रेट करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट या ऑक्सीलेट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था, द एमिटेड रेडिएशन इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर। जो एमिटेड रेडिएशन है वो नेचर में क्या है, कॉन्टिन्यूस है। बस उन्होंने छोटी सी गलती कर दी थी। ठीक है। उन्होंने इसको कंटिन्यूस मान लिया। ठीक है। जिसकी वजह से उनका लो फेल हो गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। दैट इज
द ऑक्सीलेटर कैन एमिट एंड एब्सॉर्ब एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है? कंटिन्यूस होने का ये मतलब है कि जो ऑक्सीलेटर्स है वो किसी भी अमाउंट की एनर्जी को एमिट कर सकते हैं और एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या था, उन्होंने आगे बोला द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस इन फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू टू डी म्यू प्लस डी म्यू। नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है इस फ्रीक्वेंसी रेंज में? ये है 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। ये है हमारे 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। ठीक है, इसका पहली इक्वेशन मान के चलें। ठीक है, एंड एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑक्सीलेटर, जो एवरेज एनर्जी है ऑक्सीलेटर की उन्होंने क्या मानी? उन्होंने मानी के टी, जहाँ पे की क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और टी क्या है हमारा टेम्परेचर है। ठीक है। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को लेके चलें तो हमको क्या मिलता है? हमें पता है जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो क्या होती है? ये होती है। हमको एनर्जी डेंसिटी क्या मिलेगी? 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब एंड इनटू एवरेज एनर्जी। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम एवरेज एनर्जी की वैल्यू को पुट करेंगे हमको क्या मिलेगा? ये फॉर्मूला मिलेगा। इसको बोलते हैं रिले जीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो रिले जीन्स ने ये फॉर्मूला दिया था। अब आगे का काम उन्होंने क्या किया? अब इसको इस इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटल कर्व से मैच कराने की कोशिश की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? म्यू की वैल्यू रखी, लो टू लेके हाई पे ये म्यू की वैल्यू को लेके गए। तो इन्होंने क्या देखा कि जो इनका कर्व था वो कुछ इस तरीके से बन रहा था। ठीक है, इसका मतलब साफ है लो फ्रीक्वेंसी पे ये अच्छे से मैच कर रहा था। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी पे अच्छे से मैच कर रहा था। ठीक है, जैसे जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके गए, जैसे जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके गए ये कर्व क्या हुआ? ये भी इन्फिनिटी की तरफ डेविएट कर गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये साफ है, इसका मतलब ये साफ है कि जो रिले जीन्स लो था वो लो फ्रीक्वेंसी पे अच्छे से काम कर रहा था, बट हाई फ्रीक्वेंसी पे वो डेविएट कर गया। ठीक है, यहाँ पे रिले जीन्स फेल हो गए। फेल नहीं हुए, आधे पास हो गए आधे फेल हो गए। पास क्यों हुए? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे तो अच्छे से काम कर रहा था, बट जैसे हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके गए ये फेल हो गया। सिंपल है। ठीक है, ये चीज़ सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। नाउ इफ वी सब्सटीट्यूट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू into the Rayleigh Jeans law and plot the graph, we observe that in the low frequency region, the Rayleigh Jeans curve agrees well with the experimental curve. Okay. However, as the frequency increases, the Rayleigh Jeans curve start to deviate from experimental curve. ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी पे तो ये अच्छे से काम कर रहा था, अच्छे से एग्री कर रहा था उससे। ठीक है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो जो Rayleigh Jeans कर्व है वो डेविएट कर गया, एक्सपेरिमेंटल कर्व से वो डेविएट कर गया, इन्फिनिटी की तरफ वो डेविएट कर गया। ठीक है, देयरफॉर रिले जीन्स थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। ठीक है, जो रिले जीन्स थ्योरी थी वो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में फेल हो गई थी, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में वो पास हो गई थी। ठीक है, आगे जैसे मैंने लिखा एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज द रिले जीन्स लॉ प्रिडिक्ट्स एन इनफाइनाइट एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन पे वो इनफाइनाइट की तरफ चला गया। उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इनफाइनाइट नहीं थी। एक्सपेरिमेंटल कर्व हमको साफ साफ बताता है कि ये एनर्जी डेंसिटी कुछ इस तरीके से आएगी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ऐसा कर्व आना चाहिए था बट आ गया ऐसा। ठीक है, विच इज़ क्लियरली इनकन्सिस्टेंट विद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, दिस फेलियर इज नोन एज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। ठीक है, अब जैसे जीन्स फेल हो गए, रिले जीन्स फेल हो गए, अब इसके बाद है प्लांक। प्लांक ने कहा तुम दोनों से तो नहीं हो रहा, मैं करता हूँ इसको, और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, बस उन्होंने भी एक छोटा सा चेंज किया। उन्होंने बहुत छोटा सा चेंज किया रिलीजियस थ्योरी के अंदर ही, उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया। वो चेंज किया था कि रिलीजियस ने ये माना था जो ऑक्सीलेटर होते हैं वो कंटिन्यूस एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एमिट करते हैं, बट प्लांक ने ऐसा नहीं कहा। प्लांक ने कहा
जो ऑक्सीलेटर्स होते हैं ब्लैक बॉडी के अंदर, जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स होते हैं, वो एनर्जी को जो एब्जॉर्ब और एमिट करते हैं वो कंटिन्यूसली नहीं करते, वो डिस्क्रीट लेवल पे करते हैं। ठीक है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में करते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं करते, वो डिस्क्रीट फॉर्म में करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आगे लिखा है, प्लांक मेड रेवोल्यूशनरी assumptions that the oscillators don't emit or absorb energy continuously। ठीक है, जो ऑक्सीलेटर होते हैं वो एनर्जी को कंटिन्यूसली एमिट और एब्जॉर्ब नहीं करते, कंटिन्यूसली एमिट एंड एब्जॉर्ब नहीं करते। इंस्टेड दे एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट पैकेट कॉल्ड क्वांटा। वो क्या करते हैं, वो एमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को डिस्क्रीट लेवल पे, डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वांटा। बस यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होने वाली थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उन्होंने फॉर्मूला दिया इजिकल टू एन एच न्यू। ठीक है, जहाँ पे एन क्या होता है, एक नंबर है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जाहिर सी बात है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो अगर हम एन की वैल्यू रखें 1 2 3 4 तो हमको क्या मिलेगा, एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू। इसको ही बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, इसको ही बोलते हैं एनर्जी पैकेट और क्वांटा। ठीक है, जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। जैसे एच न्यू हो सकती है, 2 एच न्यू होगी, 3 एच न्यू होगी। ठीक है, 4 एच न्यू होगी, 5 6 7 8 9 10 एच न्यू हो सकते हैं, कितनी भी हो सकती है, लेकिन 1.5 नहीं होगी, 2.5 एच न्यू नहीं होगी, 3.4 एच न्यू नहीं होगी, ऐसा नहीं होगी। होगी तो वो एच न्यू की ही फॉर्म में होगी, एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, रिलीजियंस ने तो ये बोला था कि किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब एंड एमिट कर सकता है जो ब्लैक बॉडी होती है। ठीक है, बट प्लांक ने ये कहा था कि वो किसी भी अमाउंट को नहीं करती, वो करती है इस फॉर्म में, एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, इस फॉर्म में करती है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या दिया, ये। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो रिले जीन्स थे उन्होंने क्या दिया था, इज इक्वल टू के टी दिया था, आपको याद होगा। ठीक है, बट जो प्लांक है उन्होंने ये दिया था। ठीक है, एंड हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस इन फ्रीक्वेंसी रेंज दिस, तो यही रहेगा, यही होता है। ठीक है, बस प्लांक ने ये छोटा सा चेंज किया था। ठीक है, यही 2 छोटे से चेंज किए थे। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक अब एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, वो ये बन जाएगी। रिले जीन्स में क्या था, यहाँ पे के टी था। ठीक है, बट प्लांक के केस में यहाँ के टी नहीं है, यहाँ पे ये है। बस इसी से ही सब कुछ चेंज हो गया, इसी से ही सब कुछ सोल्व हो गया। ठीक है, सो जब प्लांक ने सोल्व किया तब उनको मिला ये फॉर्मूला मिला। अब प्लांक के पास अपना एक फॉर्मूला था, बस अब आगे का काम ये था कि इससे ऐसा कर्व बनेगा। जब हम इसके अंदर म्यू की वैल्यूज रखेंगे, लो टू हाई जाएंगे, म्यू की वैल्यूज रखते रखते जाएंगे, तो हमको किस तरीके का कर्व हमको मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स का तो ये रूल है। ठीक है, कि थियोरेटिकल को एक्सपेरिमेंटल से मैच कराना होता है। ठीक है, तभी हमारा फॉर्मूला सफल होगा। तो प्लांक ने जब म्यू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखी, लो रखी, मीडियम, हाई, लो टू हाई पर रखते गए, तब जो प्लांक का कर्व था वो ये था। कैसा था, ये, जो कि एक्सपेरिमेंटल कर्व से 100% मैच कर रहा था। क्या हो रहा था, एक्सपेरिमेंटल कर्व से वो 100% मैच कर रहा था। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल कर्व से 100% मैच कर रहा था। ठीक है, जैसे मैंने आगे लिखा है, बाई सब्सटीट्यूटिंग द डिफरेंट वैल्यू फ्रीक्वेंसी इनटू एनर्जी डेंसिटी इक्वेशन वी ऑब्टेन द corresponding value of spectral energy density. Plotting these value gives the energy distribution law. ठीक है, ये 100% मैच कर गया था। बस प्लांक ने बहुत छोटा सा चेंज किया और इक्वेशन दी, एंड ये 100% मैच कर गया एक्सपेरिमेंटल कर्व से। ठीक है, इसका मतलब ब्लैक बॉडी को लेके एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला 100% करेक्ट है। ओके, अब मैंने आपको समझने के लिए एक फिगर्स दिए हैं। लेक्चर 1 में मैंने इसमें बात की थी, इस बारे में बात की थी। जो एक्सपेरिमेंटल कर्व था वो ये था।
ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कर्व क्या था, ये था, ठीक है। सो जब वीन्स आए तो उन्होंने जब अपनी इक्वेशन दी, अपने एक्सपेरिमेंट किए, तब उनको कर्व, ये वाला कर्व मिल रहा था, ठीक है। आधा सही था, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे तो ये अच्छे से मैच कर रहा था, ये देखो हाई फ्रीक्वेंसी पे अच्छे से मैच कर रहा था, पर जैसे लो फ्रीक्वेंसी हुई ये इनफाइनाइट की तरफ चला गया। फिर यार रिले जीन्स भाई साहब, जब इन्होंने मैच किया लो फ्रीक्वेंसी पे तो बिल्कुल सही था, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ गए ये भी इन्फिनिटी की तरफ डाइविएट कर गया, ठीक है। फिर है प्लांक भाई साहब, प्लांक भाई साहब ने एक छोटा सा चेंज किया और जब मैच कराया ये बिल्कुल 100% 4000 केल्विन पे हुआ था सब कुछ, ठीक है। इस पे हुआ था 4000 केल्विन पे लिया था, ठीक है। 4000 केल्विन पे प्लांक्स लो, ये देखो बिल्कुल 100% उनका जो कर्व था, उनकी इक्वेशन दी, इक्वेशन देने के बाद उन्होंने वैल्यूज पुट की फ्रीक्वेंसी की, और उसको जब एक्सपेरिमेंटल कर्व से मैच कराया उनका जो कर्व था वो 100% मैच हो रहा था, ठीक है। सो इससे अब यहीं से ही क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होने वाली थी, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म निकल का है क्वांटा, आई ना, मैंने बात की क्वांटा की, प्लांक ने निकाली, क्वांटा निकाली, बस इसके बारे में आगे से बढ़ेंगे। क्वांटा से क्या आया, फोटोन, बस यही मेन चीज़ है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। अब यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्ट होने वाली थी, और उसकी स्टार्ट होगा फोटोन से, ब्लैक बॉडी से, ब्लैक बॉडी के पास फोटोन, फोटोन के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, मैटर वेव, बस अब हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो फोटोन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, क्योंकि जो नोट्स हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काम आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं नोट्स की PDF आपको शेयर कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में।